ठीक है, तो आपका जो लोगों का जो प्रश्न है कि आज हमें जीएसटी के बारे में थोड़ी सी बात करें। जीएसटी के बारे में जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जैसा हम इसका नाम है, दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम इसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। हाँ, बिल्स रिसीवेबल्स और बिल्स पेबल बुक्स भी होती हैं, और मैंने आपसे जैसे कहा कि ये ज्यादा इस्तेमाल वहां होती है जो लोग बिल ज्यादा रखते हैं, लेकिन ये अब चूंकि सिलेबस से हट गया है इसलिए मैंने किया नहीं। एनसीईआरटी में दिया है क्या? सीबीएसई में तो हटा था, इसलिए मैंने देखा नहीं। एनसीईआरटी में दे रखा है ये? तो ये नहीं सर, नहीं है। नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा हट गया है सिलेबस में। लेकिन ये क्या होती है ये मैं आपको बता दूंगा। ये कब बताऊंगा? जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर करेंगे तब, वहां पे आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये वहां पे आपको ज्यादा आएगा। ये होती है, ये जो लोग ज्यादा बिल लिखते हैं, एक दूसरे को बिल लेते हैं, बिल देते हैं, वो लोग इसको ज्यादा करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो हम बात कर रहे थे, हम इस पे अगर हम देखें तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये आपका जो लगता है, ये आप हिंदुस्तान में कहीं पे भी जो कुछ इसमें एग्जेम्प्ट है वो तो अलग है, जिसकी छूट है टैक्स की वो अलग, जिन पे नहीं है छूट उन सभी चीजों के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ता है। आप होटल में खाना खाएंगे तो, आप मूवी जाएंगे तो, आप कोई भी चीज खरीदते हैं, आपको टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि भाई टैक्स तो सिर्फ अमीर लोग देते हैं। ऐसा नहीं है, टैक्स तो सबको ही देते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। टेलीफोन का भी बिल आता है तो उसमें भी टैक्स लगता है। तो ये अलग बात है कि वो एक इनकम टैक्स देते हैं और एक जीएसटी देते हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, सामानों पे लगता है। इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगता है। इनकम भाई जिसकी एक लेवल से ऊपर है उसको टैक्स लगता है, वो अलग बात है। इनकम टैक्स ठीक है, सबको नहीं देते, लेकिन जीएसटी तो सब देते हैं। हर चीज में जीएसटी लगता है, जीएसटी से तो कोई बचावा नहीं है हमारे देश में। ये तो सामानों पे है, तो आप कोई भी चीज खरीदेंगे उस पर टैक्स दिया है आपने, तो चाहे इनकम अभी। टैक्स हाँ, इनकम टैक्स कितने में लगता है, कितनी इनकम में लगता है? उसका मोटा सा कैलकुलेशन ये है कि वो अलग अलग स्लैब्स हैं, उसकी अलग अलग स्लैब्स हैं, गवर्नमेंट ने बनाती रहती है और चेंज करती रहती है। अभी अभी मेरे को जहां तक ध्यान है 2.5 के आसपास होगा या 3 के आसपास होगा, पर तो वो, लेकिन कुल मिला के इफेक्टिवली देखें कुछ छूट टूट लेकर 5 के आसपास बैठ जाता है। 5 लाख अगर साल की आपकी इनकम है तो उसके ऊपर आपका टैक्स ज्यादा लगता है। 5 लाख तक न जा नहीं, उसके बाद आपका जो है वो टैक्स की लिमिट्स होती हैं, और वो टैक्स का 10%, 20%, 30% तक का मैक्सिमम टैक्स है आपका। तो ये स्लैब्स चेंज होती रहती है, मुझे देखना पड़ेगा। आई थिंक 275 के आसपास होगा या कुछ होगा। एक सर सेकंड, 2.5 लाख के ऊपर 5% लगता है ना, और ये 5 लाख तक होगा तो है, 5 लाख 5%, के ऊपर 10%। है ना। तो ये आपका इनकम टैक्स स्लैब्स, इनकम टैक्स की स्लैब्स क्या है वो हम देख सकते हैं। 21, 22, अगर मैं इस समय की बात करूं, ये जो वर्ष हमारा अभी चल रहा है इसमें कितना लगेगा, तो अब ये भी हम एक बार मैं रिवाइज, तो मुझे तो वो भाई ये देखिए, 2 up to 2.5 lakhs इनकम टैक्स निल है, नहीं है, रेट भी कुछ भी नहीं है। अगर आपका 2,50,000 एक से 5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है, मतलब 5 लाख, तो 5% अबाउट 2.5 लाख से ऊपर पे 5% लगेगा। 2.5 लाख की तो छूट है ही है, ठीक है। और उसके ऊपर जो 2.5 लाख की जितनी भी इनकम होगी, किसी की 2,60,000 इनकम, तो 60,000 10,000 के ऊपर 5% लगेगा। 2.5 लाख की छूट में किसी की इनकम 3 लाख, तो 2.5 लाख खत्म हो जाएगा, 50,000 जो ज्यादा है उसके ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। और किसी की इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में, तो उसके ऊपर 20% है, और 5 लाख से ऊपर है तो 30% उसका टैक्स है, ठीक है। दीज आर द इनकम टैक्स है। तो सर ऐसे में तो कोई भी इनकम टैक्स बचा सकता है, जैसे 2.5 लाख के ऊपर है तो 10 रुपए कम करके। देखिए, दो तरह की चीज होती है, एक इनकम टैक्स अवॉइड करना और इनकम टैक्स इवेड करना। इवेड माने उसको वो करना, और इनकम टैक्स बचाना। गवर्नमेंट कहती है आप इनकम टैक्स बचाने के लिए कुछ करते हैं, उसमें गलत नहीं है। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी तो ये 2.5 लाख है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और दूसरे दूसरे उसके सेक्शन है जिसके अंदर आपने पैसा
वहां खर्च किया है, आपने हाउसिंग लोन लिया है, घर के लिए लोन लिया है, उस पे जो ब्याज आप देते हो या उसकी इंस्टॉलमेंट देते हो उस पे छूट मिलती है। आप प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो तो उस पे छूट मिलती है। आप बैंकों में या कहीं पर आप पीपीएफ डालते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड डालते हैं, तो उसके अंदर छूट मिलती है। तो ये सब ऐसी कुछ है जहां पे आप पैसा रखते हैं तो आपको छूट मिलती है उसके अंदर। तो वो जो छूट आपको मिलती है तो उससे आपका जो, मान लीजिए आपकी इनकम 3 लाख की आ रही है और आपने उसमें कुछ, आपने हाउसिंग लोन का ब्याज चुकाया या गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग खर्च करें और आपने कुछ प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है या आपने इंश्योरेंस कराया है, मेडिकल इंश्योरेंस कराया है, लाइफ इंश्योरेंस कराया है, तो उसकी प्रीमियम कम हो जाएगी। उसमें जो पैसा वो जब आप कम होगा तो हो सकता है आप 3 लाख करा रहे हो तो आप उसके बाद 245 पे आ जाए, तो आपने उसमें 55,000 रुपए उसमें खर्च कर दिए तो 245 पे आ जाए तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। या मान लीजिए आपकी इनकम जो है उस हिसाब से 5.5 लाख आ रही है तो आप वो सब टैक्स, वो सब छूट घटाएंगे तो हो सकता है आपकी इनकम 5 लाख से अंदर आ जाए। तो जो आपको 10% टैक्स लग रहा था अब वो 5% टैक्स लगेगा। तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ चीजों को बढ़ावा देने के लिए, हर सरकार, अभी नहीं पहले से ही है, ये हमारे देश में सभी गवर्नमेंट्स ने चीजों को बढ़ावा देने के लिए कुछ चीजों में छूट दे रखी है। तो वो छूट जो है, डिडक्शंस जो है, उनको आप माइनस करते हैं तो आप उसमें से आपका टैक्स कम हो जाता है। तो वो सर छूट, ये इनकम टैक्स क्यों लिया जाता है सर? ये तो गलत है ना फिर। देखिए टैक्स का एक सिद्धांत है। वैसे तो देखा जाए कि मैं आपको बताऊं कि एडम स्मिथ जो थे, जो हमारे कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स, जो आजकल का हमारा इकोनॉमिक्स है जो हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, उसके उसको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आधुनिक अर्थशास्त्र के उनको पितामह कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो फूल होता है, उस फूल के ऊपर जब कोई भंवरा बैठता है तो भंवरा उसमें से नेक्टर, उसमें से वो खींचता है, लेकिन उससे क्या होता है, फूल मरता नहीं है, फूल फिर भी जिंदा रहता है। तो भंवरे का भी काम चल जाता है, फूल भी जिंदा रहता है। तो उन्होंने कहा सरकारों को जो टैक्स है वो इस हिसाब से रखना चाहिए कि लोगों के ऊपर वो भारी नहीं पड़े, लोगों के ऊपर भारी नहीं पड़े, है ना। सरकार टैक्स भी ले ले और लोगों को उसमें कोई तकलीफ भी नहीं हो, लोगों को परेशानी भी नहीं हो टैक्स देने में। ऐसा सिस्टम होना चाहिए, टैक्स का तरीका ऐसा होना चाहिए। तो दुर्भाग्यवश ऐसा है नहीं, ऐसा कर नहीं पा रही गवर्नमेंट, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकारें जो है वो पैसे का सही उपयोग नहीं कर रही है, सही उपयोग नहीं कर रही है। पैसे का दुरुपयोग बहुत ज्यादा है, ऐसी चीजों में खर्चा है जिससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिससे जनता की कोई जीवन स्तर नहीं सुधर रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए मैं सरकार को टैक्स देता हूँ, तो फिर मुझे अपने घर के आगे चौकीदार रखने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? सरकार का काम है। मुझे अपने घर के आगे सफाई क्यों करनी चाहिए? सरकार का काम है। मैं पैसे दे रहा हूँ ना सरकार को उस चीज के लिए। घर के अंदर तो ठीक है, घर के बाहर क्यों करनी चाहिए मुझे? घर के बाहर तो, मेरे घर के बाहर सड़क तो साफ रहनी चाहिए। मैंने देखा ना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कॉलोनी में, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ ऐसे लोग, वो अपने घर के बाहर झाड़ू लगाए तो पूरी सड़क तक वो साफ करते हैं, घर के आगे तक साफ करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनको साफ चाहिए सड़क अपने घर के आगे। कम, अब वो पूरी गली तो नहीं साफ कर सकते, तो कम से कम कहते हैं कि चलो ठीक है, सब कर अपना अपना, तो नहीं हो रही है साफ। तो अगर हम सरकार को पैसे दे रहे हैं तो फिर अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमें फिर उसमें रिश्वत क्यों देनी पड़नी चाहिए? क्योंकि हमने तो दिया है पैसा, सबको तनख्वाह मिल रही है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हमें फिर घरों में इतने सारे कैमरे लगाने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? लोग लगाते हैं इतने घर में, क्यों पड़नी चाहिए? क्योंकि हम तो जब दे रहे हैं तो हमको अपनी सुरक्षा क्यों करनी पड़ती? तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि इसको कहते हैं फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट कुप्रबंधन है। किसका? पैसे का। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। अगर सरकार इस पैसे का सही नियत से, सही ढंग से उपयोग करे तो फिर लोगों की आम जिंदगी सुधर जाए। अगर मैंने टैक्स दिया है, सड़क के लिए टैक्स भी दिया है, तो मैं जब सड़क पे गाड़ी चलाता हूँ अपनी,
तो उसपे मेरे को रिपेयर मरम्मत काम ज्यादा क्यों पड़ता है, उसपे क्यों झटके लगते हैं, मेरे को पीठ में दर्द क्यों हो जाता है, मेरे को सड़क के ऊपर अंधेरा क्यों दिखता है, मुझे सड़क पे लाइट क्यों नहीं होती है ना, और सड़क पे इतने गड्ढे क्यों रहते हैं, कीचड़ में क्यों होता है, क्योंकि मैंने तो दिया आपको, नालियां भी क्यों नहीं बननी चाहिए। तो ये सुविधा चीजें जो है वो होती, तो सबको ये चीजें, फिर चिकित्सा है, स्कूल है, प्रबंधन है, क्यों नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है, सरकार का जो है प्राथमिकता है उतनी नहीं है उनकी दिखाने की, तो ये इस वजह से, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो ये लोगों पे भारी नहीं पड़े, अगर ये यही पैसा लोगों के ऊपर सही ढंग से खर्च हो तो मेरे वो पैसे बचेंगे, मेरे को सिक्योरिटी के पैसे बचेंगे, मेरे को गाड़ी की रिपेयर के पैसे बचेंगे। अगर सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे तो मेरे को जो डॉक्टर को पैसा लगता है वो कम लगेगा या नहीं लगेगा। अगर मेरे स्कूल अच्छे होंगे तो मेरे को, सरकारी स्कूल्स भी अच्छे होंगे तो मेरे को जो प्राइवेट क्लास लेनी पड़ती है वो नहीं लेनी पड़ेगी, है ना, वहां मेरे पैसे बचेंगे। तो मैं अगर टैक्स एक जगह दे रहा हूं तो दूसरी जगह मेरा पैसा बच जाएगा, तो मेरे को तो फायदा है उसमें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं स्कूल उतने अच्छे नहीं बना सकता, मैं अस्पताल उतने अच्छे नहीं बना सकता, मैं सड़कें उतनी अच्छी नहीं बना सकता, मैं अपनी पुलिस नहीं रख सकता, तो मैंने सरकार को दे दिया कि आप रखिए। भाई सरकार का काम ही है। सरकार कैसे आई होगी भाई, किसी समय जब हम लोग अपना वो सोचें कि जब हम लोग मानव इस पृथ्वी पे आया और रहने लगा समाज में, जब हम कहते हैं ना हम इवॉल्व हुए, जानवर से इंसान बने, तो हम रहने लगे होंगे, तो हमको सुरक्षा चाहिए होगी, तो किसी ने कहा होगा ठीक है मैं आपको सुरक्षा देता हूँ, उसके लिए आप हमें पैसे, ऐसे धीरे धीरे कोई कुटुंब होगा, कोई ऐसी समाज, छोटा सा कुछ 10-15 घरों का एक कुटुंब होगा, उसमें जानवर से और दूसरे लोगों से बचाने के लिए कुछ लोग तैयार हुए होंगे, उनको कुछ लोग पैसा देने लगे होंगे, धीरे धीरे वो वहां के वो बन गए, नगर के वो बन गए होंगे, उस समाज के जो भी नाम दिया होगा, धीरे धीरे करते करते अब वो आज वो सरकार का रूप ले लिया उसने। भाई सरकारें ऐसा थोड़ी कि हमारे पहले से ही मन जाते, धीरे धीरे डेवलप, और उनका काम क्या है, क्यों उनको दिया गया है, उन्होंने फिर कर लगाया होगा कि भाई हमको ये व्यवस्था करनी पड़ती है, सेना रखनी पड़ती है, पड़ोसी जो कुटुंब है वहां के लोग आके आक्रमण कर जाते हैं, हमारे खेतों से फसल काट के ले जाते हैं, हमारे जानवरों को ले जाते हैं, तो हमको एक सेना रखनी पड़ेगी। तो सेना रखने के लिए हमें उन लोगों को खिलाना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा, हमें घोड़े खरीदने पड़ेंगे, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा टैक्स दें, थोड़ा थोड़ा कर दें, तो कर का सिस्टम चालू हुआ होगा। तो ये कहने का मतलब है कुछ ऐसा हुआ होगा चीज, भाई यही तो बात, ऐसा इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो उनका काम क्या है, उनका काम ये है कि जो कुटुंब के लोग हैं उनके लिए वो भलाई का काम करें, खर्च करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, और इसकी वजह से लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ ज्यादा है, और लोग फिर टैक्स बचाने के तरीके ढूंढते हैं। अगर लोगों को इसका फायदा दिखेगा कि भाई हमें जो हम दे रहे हैं उससे हमें कुछ मिल रहा है, तो लोग फिर टैक्स देने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है भाई, ये तो पैसा हमारे पास ही आ रहा है, हम इधर से देते हैं, वो दूसरे तरह से सरकार हमें वापस कर देती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं टैक्स देने में। तो ये एक इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये टैक्स है। प्रश्न क्या था, मैं थोड़ा सा बताते हुए दूसरे डायरेक्शन में चला गया। तो सर जीएस नहीं, जीएसटी पे आता हूँ, उसके बाद ये मैंने टैक्स वाला तो क्यों, तो डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट टैक्स क्यों लगता है, डायरेक्ट टैक्स गलत था, अच्छा ये क्वेश्चन था। डायरेक्ट टैक्स का मतलब एक और, तो टैक्स का एक उद्देश्य ये होता है कि समाज में जो असमानता है वो दूर होनी चाहिए। असमानता मतलब एक व्यक्ति कोई बहुत रिच है, बहुत अमीर है, और एक आदमी बहुत गरीब है, तो सरकार का काम ये भी है कि वो जो अंतर है उस अंतर को वो कम करे, उस अंतर को कम करे। अब कम कैसे किया जा सकता है, कम करने का एक तरीका ये प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट वो देता है, प्रत्यक्ष रूप से वो देता है जिसकी आमदनी है, तो जिसकी ज्यादा आमदनी है उससे हम ज्यादा टैक्स लेते हैं, और जिसकी कम है उससे टैक्स नहीं लेते हैं या बहुत कम लेते हैं। लेकिन उस पैसे को सरकार इस तरह से खर्च करे कि वो जो कमजोर तबका है समाज का उसको भी उतना फायदा हो, उस चीज का, उसको भी उस चीज मिले, तो उससे क्या होगा, एक ये अंतर कम होगा। मेन उद्देश्य डायरेक्ट टैक्स का ही है। हाँ, कोई प्रश्न है यहाँ पे? सर अगर असमानता दूर ही करनी है
तो हमें रिच को नीचे उठाना होगा, मतलब नीचे करना होगा, या गरीबों को ऊपर करना होगा, तभी ना मतलब बराबर होंगे, इक्वल। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इसका एक मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक मोटे तौर पे दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। अर्थव्यवस्था समझते हैं? अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, क्या समझते हैं आप, अर्थव्यवस्था क्या होती इकोनॉमी, देश की। है? एक अर्थव्यवस्था एक ऐसा ताना बाना होता है, ऐसी व्यवस्था होती है जिस व्यवस्था के हिसाब से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जिस हिसाब से लोग कमाते हैं, जिस हिसाब से लोग खर्च करते हैं, और जिस हिसाब से लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं, वो एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था को हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक संरचना कहते हैं। और वो संरचना का जब हम लागू करते हैं, तो जहां पे वो लागू होती है, वो एक तरह से इकोनॉमी बन जाती है। तो मोटे तौर पे ये आर्थिक जो संरचना है, इकोनॉमिक सिस्टम है, आर्थिक जो प्रारूप है, इसके दो रूप जो है दुनिया में ज्यादा प्रचलित है। और फिर इन दोनों के बीच का एक रूप और निकाला गया जो दुनिया के कुछ देशों में है, जैसे हिंदुस्तान में भी है। तो पहले में ये दो जो धुरी है, एक ये और एक ये, दो धुरी, उनके बीच में भी कुछ लोग हैं, बीच में बहुत सारे देश हैं, लेकिन जो दो धुरी है, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। एक धुरी ये कहती है कि दुनिया में उसको ही जिंदा रहने का अधिकार है जो उसके काबिल है, जिसको डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, है ना, सर्वाइवल, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। हाँ, ये बायोलॉजी वाला है ना पट्टीदार, ये क्या करता है वो, है ना, तो ये बताया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इसके अंदर वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ, हाँ क्या कह रहे हो, जैव विविधता में आया था सर। हाँ, तो इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब जो सबसे फिट है उसी को जिंदा रहने का अधिकार है। तो एक संरचना ये कहती है कि अगर आप स्कूल में पढ़ सकते हैं, आप पैसे दे सकते हैं, तब तो आपको पढ़ने का हक है, नहीं तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए। वो व्यवस्था ये कहती है कि अगर आपके पास डॉक्टर को फीस देने का पैसे हैं और आप दे सकते हो तो आप दीजिए, इलाज कराइए, नहीं तो आप इलाज मत कराइए। तो आप ये कहते हैं कि अगर मैं इलाज नहीं कराऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा, तो बोला मर जाइए, आपको रहने का अधिकार ही नहीं। आपको अपने आप को काबिल बनाइए, आप अपने आप को काबिल बनाइए। आप अगर इस काबिल हैं तो रहिए, नहीं है तो मत रहिए। आप कहते हैं कि आपके ऊपर घर नहीं है, आप पेड़ के नीचे सोते हैं, तो आप नहीं अफोर्ड घर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं रख सकते, तो मत रहिए घर के अंदर, पेड़ के नीचे सोइए। तो वो ये सिद्धांत कहता है कि जो जिसके लिए जो पे कर सकता है, जो जिसके लिए भुगतान कर सकता है, वो उसका भुगतान करे और उस चीज को उपयोग करे। नहीं कर सकता तो वो छोड़ दे। आपके पास नहीं है खाने को, आप नहीं कमा सकते, तो मत रहिए, छोड़ दीजिए, मत खाइए। तो मैं क्या करूंगा, मर जाओ, आपकी जरूरत ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं है। ये सिद्धांत है प्योर, मैंने एकदम शुद्ध भाषा में एकदम आपको बताया, ये सिद्धांत है। इसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, प्योर एक्सट्रीम। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है जिसके पास पैसे हैं, जो दे सकता है वो दे, जिसके पास नहीं है वो नहीं दे। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहे थे आप, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ सर, कैपिटल, भारत में मिश्रित है ना सर। हाँ, भारत में कैपिटलिज्म इसको कहते हैं। एक दूसरा छोर है, वो ये कहता है कि सबको मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए, मतलब जो भी इस दुनिया में लोग हैं या जो भी हमारे देश में लोग हैं, उनको सबको कमाने का और सबको जिंदा रहने का अधिकार मिलना चाहिए। सबको जिंदा रहने का अधिकार मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए, वो ये कहते हैं कि
अगर आपके पास में एक कम से कम मिनिमम एक न्यूनतम स्तर तो हम सबको दें, न्यूनतम खाने को इतना मिलना चाहिए, न्यूनतम ये चीजें मिलनी चाहिए, मतलब वो एक एक कहते हैं वो सबको देना चाहिए। मैं जब 12th में पढ़ता था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, उसके पापा कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल लीडर थे, वो फैजाबाद यूपी में एक जगह वहां के थे। अब बेचारे की अनफॉर्चुनेटली थोड़े टाइम पहले कोरोना से डेथ भी हो गई, पिछले बार सेकेंड वेव में। मेरे साथ पढ़ा हुआ वो बच्चे, उसके पापा कम्युनिस्ट थे, तो उस समय वो रशिया जाया करते थे। तो मुझे याद है कि वो 12th में जब मैं था तो ऐसे बताता था कि जब पापा रशिया, वो भी गया था एक आध बार, तो बताता था कि वहां पे कैसा होता है कि उस समय रशिया प्योर कम्युनिस्ट कंट्री था। वहां पे ऐसा होता है कि सरकार आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। अगर सरकार मुझसे कहती है कि प्रमोद डालमिया आपको पढ़ाना है तो मुझको पढ़ाना है, ठीक है। सरकार मुझे बताएगी कि आपको कहाँ पढ़ाना है, आपको इंदौर में पढ़ाना है, नहीं इंदौर में नहीं पढ़ा, आपको शिलोंग में पढ़ाना है तो मैं शिलोंग में पढ़ाऊंगा। सरकार मुझे बताएगी कि मैं शिलोंग में जब पढ़ाऊंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, तो सरकार मुझे उतने पैसे देगी। तो मैं कहता हूं कि मेरे को थोड़े से ज्यादा चाहिए, नहीं ज्यादा नहीं, इतने ही मिलेंगे। अगर मैं कहता हूं कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तो मेरे को तब भी उतना ही पैसे मिलेंगे। मतलब मेरी फिक्स है इनकम, मैं अगर काम कर पाऊं किसी वजह से तो ठीक है, नहीं कर पाऊं तो ठीक। सरकार कहती है आपको अपना जीवन जीने के लिए कम से कम इतने पैसे की जरूरत है, तो आपको उतना पैसा देंगे, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। मैं कहता हूं अगर मैं शिलोंग में रहूंगा तो मेरा परिवार कहाँ रहेगा? बोला आप उसकी चिंता मत कीजिए, उनके लिए व्यवस्था हम वहां पे कर देंगे, आप तो शिलोंग जाइए पढ़ाई, वहां पे आपको घर मिल जाएगा, आपको रहने की जगह मिल जाएगी, आपको जो मिनिमम चीज चाहिए वो मिल जाएगी। जब आपको पढ़ाने का वहां काम खत्म हो जाएगा फिर हम आपको जहां भेजेंगे वहां चले जाएगा। मतलब मेरा अपना कोई घर नहीं होगा, सारी संपत्ति देश की, सरकार की, सारी जमीन सरकार की। सरकार तय करेगी कि इस जमीन पर स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, शॉपिंग मॉल बनेगा, घर बनेंगे, ऑफिसेज बनेंगे, फैक्ट्री बनेगी, सड़क बनेगी, गार्डन बनेगा, जो भी बनेगा वो सरकार करेगी। सर ये तो एकाधिकार हुआ ना कि जो मैं कहूंगा वही करोगे। सरकार उस समाज में सरकार ये कहती है कि हमसे ज्यादा दिमाग दुनिया आप इस देश में किसी के पास नहीं। हम सरकार से पूछते हैं कि आपके पास इतना दिमाग कैसे आया, तो सरकार का ये कहना है कि इस देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है हमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, हम ही डिसाइड करेंगे। उसको कहते हैं समाजवाद, सोशलिज्म। क्यूबा में भी है सुनना है? क्यूबा में अभी भी है, क्यूबा में अभी हाँ। भी है, चाइना में भी काफी टाइम था, वो बदल गया, और ये रशिया में तो खैर टूट ही गया सब, है ना। उत्तर कोरिया में भी है सर। उत्तर कोरिया में तो बिल्कुल आप कंट्रोल में रहते हैं। इसको कहते हैं समाजवाद, बिल्कुल सही। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं, मेरा ये नहीं उदाहरण, एक प्रोफेसर ने क्लास में समझाने के लिए उदाहरण दिया। इसकी एक समस्या थी, समाजवाद की समस्या ये थी कि एक क्लास है, जैसे अभी इस क्लास में 17 लोग बैठे हुए पार्टिसिपेंट्स, मैं एक टेस्ट रखता हूं, मैं कहता हूं मैं एक टेस्ट लेने वाला हूं, और उस टेस्ट के अंदर वो टेस्ट जो है 50 नंबर का टेस्ट होगा, और मैं सबसे कहता हूं कि उसके अंदर मिनिमम 25 मार्क्स लाने जरूरी, 50 में से, और वो सभी को मैं दूंगा। अच्छा, मतलब अगर आप नहीं भी कुछ लिखेंगे तो भी आपको मिलेगा, और आप लिखेंगे जितना ज्यादा भी लिखेंगे तो भी आपको 25 से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे सबको देने हैं, तो मैं कम वाले को भी 25 दूंगा, ज्यादा वाले को 25, सबको बराबर, सब बराबर है मेरी नजर में। ऐसे में क्या होगा कि पता नहीं आकांक्षा दुबे पढ़ के आएगी कि नहीं आएगी, बोले 25 नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। आकाश पांडे कहेगा कि मेरे को कुछ काम आ गया है, तो मैं क्यों पढ़ूं, 25 नंबर तो मिल ही जाने हैं। सर ईमानदारी नहीं रहेगी। उसके अंदर आपको काम करने का कोई प्रोत्साहन नहीं रहेगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप पढ़ के आइए, देखिए देश के लिए पढ़ना है अपने को,
आपके लिए पढ़ना है आपको, आप पढ़ के आइए, लेकिन मैं 25 नंबर सबको मिलेंगे। तो लोग जो है पढ़ना नहीं चाहेंगे, उनको लगे मुझे क्या मिल रहा है, सबको मुझे चाहिए ना, मुझे क्या मिल रहा है। समाजवाद इसी वजह से फेल होता गया, क्योंकि उसके अंदर लोगों को कहा गया आपको इतने पैसे तो मिलेंगे, तो लोगों को कहा गया आपको 10 बजे ऑफिस आना है और 6 बजे तक ऑफिस में रहना है। तो लोग 10 बजे ऑफिस एंटर करते थे, 6 बजे निकल जाते थे, बोले बाद में भाड़ भाड़ में जाए, आग लगे तो आग लगे, मेरे को तो अपने पैसे मिले, क्योंकि उनको हाजिरी उतनी देर की देनी, उतनी देर एक मशीन की तरह वो काम कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं लोग काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आपका दिल नहीं है काम करने का, आप में कोई मोटिवेशन नहीं है, आपको लगता है कि नहीं और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, तो आप बढ़ाने को तैयार नहीं। जब तक आपके ऊपर डंडा है, आपके ऊपर लाठी है, आपके ऊपर कोई नजर है, तब तक आप काम कर रहे हो, और जब वो नजर हट रही तो आप छोड़ दे रहे हो उस चीज को। इसीलिए समाजवाद फेल हो गया। लेकिन दोनों सिस्टम में अपनी अपनी कमजोरियां हैं। अगर हम पूरी तरह से कैपिटलिज्म हो जाएंगे तो जो कमजोर तबका है, जिसमें उसका दोष नहीं है, वो हो सकता है ऐसे परिवार में पैदा हुआ हो, या वो ऐसी कुछ विकलांगता के कारण पैदा हुआ हो, के साथ पैदा हुआ हो, उसमें उसकी कोई गलती थोड़ी, लेकिन उसमें हुनर है, बट वो नहीं संघर्ष कर रहा है, नहीं कर पा रहा, उसमें फंसा हुआ। ऐसे के अंदर वो व्यक्ति तो तरक्की नहीं कर पाएगा ना, और वो तो खत्म। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कैपिटलिज्म का सीधा सा सिद्धांत ये। और सोशलिज्म का सिद्धांत है सब बराबर है, हमें सब बराबर भी नहीं चाहिए। अगर मैं एक टेस्ट लेता हूं और मैं कहता हूं कि नहीं सबको एक जैसे नंबर मिलेंगे, घनश्याम पटेल को भी उतने नंबर मिलेंगे, कमल यादव को भी मिलेंगे, नंदनी माने को भी मिलेंगे, भावना मीना को भी मिलेंगे, तो भावना मीना कहेगी भाड़ में जाए, पढ़ना ही ऐसी, इतनी मेहनत की, रात भर जागी मैं, और मैं सुबह टेस्ट दी और मुझे भी उतने ही नंबर मिल गए, तो मुझे मिला क्या, मेरे को क्या फायदा हो रहा है, मेरे को 3 नंबर आ रहे हैं, उसका भी इतना नंबर आ रहा है। अच्छा वो दिखा रही है मेरे को कॉपी, नंदनी माने भावना मीना को दिखा रही, देख तो रात भर जागी थी ना, बताई थी, देख मेरे को भी उतना, तेरे को क्या मिला, तेरे को पढ़ के रात भर। सर सेम चीज जनरल प्रमोशन में हुई है इस बार। हाँ, अब आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं, या आपने तो अनुभव कर ही लिया 10th के अंदर, है ना, आपको कहा सबके सब पहुंच गए 11th में, तो साहब हमने क्या, हमको फायदा क्या। तो समाजवाद इस वजह से फेल हुआ। हिंदुस्तान जो सिस्टम फॉलो करता है वो मिक्स है, मिश्रित है। इस सिस्टम के अंदर क्या है, इस सिस्टम के अंदर ये है कि कुछ चीजों पे तो सरकार का कंट्रोल है, कुछ चीजें जनता के ऊपर छोड़ दी गई, लोग खर्च करें, आप अपने हिसाब से करो। मतलब आपका 1000 स्क्वायर फीट की जमीन है, वो आपकी जमीन है ना, ठीक है, आप उसमें घर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बनाइए, लेकिन सरकार ने कह दिया कि अगर इसके अंदर घर बनने की इजाजत है तो इसमें फैक्ट्री नहीं खोल सकते, आप घर बना सकते हैं, ठीक है, इतनी छूट दे दी आप। ये रेस्ट्रिक्शन, कुछ बंदिशें हैं कि वो जमीन आपकी है, आपका अधिकार है, आपके नाम पे, आप उसको जिस भाव बेचना चाहो बेच सकते हो, आप जिसको बेचना चाहो बेच सकते हो, लेकिन अगर उस जमीन पे आपको परमिशन घर की है तो आप उसमें फैक्ट्री नहीं खोल सकते। ये बंदिश सरकार ने लगा दी, बाकी छूट है आपको। ये कुछ ऐसी बात है कि एक भैंस के गले में डोरी रस्सी बंधी हुई है, उस भैंस को और एक खूंटी से बांध दिया गया है और खूंटी को जमीन में गाड़ दिया गया है, तो वो भैंस कहां तक जाएगी, उस रस्सी की डोरी जितनी लंबाई उतना लंबा वो चक्कर लगा सकती है, उस चक्कर के बाहर नहीं जा सकती, उस चक्कर के अंदर अंदर वो सोए बैठे खाए जो कुछ कर रहा उसके बाहर। तो मिश्रित इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार वो डोरी की लंबाई तय करती है, उस डोरी के अंदर अंदर आपको काम करना है। लेकिन ये सिस्टम जो है अभी तक तो कहीं सफल होता दिखा नहीं गया। कैपिटलिज्म में दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो आज की डेट, चाहे वो क्यूबा हो चाहे कोरिया, 100% सोशलिज्म और 100% नॉर्थ कोरिया दो है, साउथ एंड नॉर्थ। नॉर्थ कोरिया में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, नॉर्थ कोरिया तो बहुत फिर भी रिस्ट्रिक्टेड है, वहां तो वो वहां का शासक है वो खट्ट से, तानाशाह, हाँ किम जोंग,
तो वो जो नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा है और चाइना वगैरह भी थे, रशिया तो अब काफी हो गया, तो ये सारे देश आज की डेट में पूरी तरह से सोशलिज्म नहीं है, काफी है, पूरी तरह से सोशलिज्म नहीं हो सकता, पूरी तरह से सोशलिज्म तो फेल है, थोड़ी बहुत छूट आपको देनी पड़ेगी लोगों को, है ना, थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी, लेकिन वो कितनी है वो एक बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। तो ये 3 तरह की जो अर्थव्यवस्था है, इसके हिसाब से हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसके हिसाब से काम होता है और वो चीजें चल रही हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी भी कोई सिस्टम उतना सफल नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी मोटे तौर पे ज्यादा सफल, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये लोग कैपिटलिज्म के पुजारी हैं, पूंजीवाद के, लेकिन यहाँ इन देशों में भी पूरी तरह से कैपिटलिज्म नहीं है, पूरी तरह 100% कैपिटलिज्म नहीं, वहां पे भी कुछ चीजों में अब ये कि ये ज्यादा कैपिटलिस्ट है, कुछ कंट्री ज्यादा सोशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट में पूरी तरह से कैपिटलिस्ट तो कोई भी कंट्री हो भी नहीं सकता। अमेरिका में भी कुछ चीजें ऐसी जहां सरकार आपको उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, अगर पूरी तरह से कैपिटलिस्ट हो जाए तो सड़क बचे ही नहीं भाई साहब, लोग सड़क को भी काट देंगे तो आप जाओगे कैसे, कूद के जाओगे एक मकान के ऊपर? सड़कें सरकार ने रखी है कि इतनी जगह सड़क के लिए छोड़नी है, इतनी जगह आपको इसके लिए छोड़नी है, इतनी जगह गार्डन छोड़नी है, ये सारी चीजें। तो आज की डेट में पूरी तरह से तो कोई कैपिटलिज्म नहीं है, मिक्स चलता है। तो जीएसटी तो वहीं का वहीं रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बताइए, और जो भी अभी हमने डिस्कस किया इस पे किसी को कोई चीज पूछनी? सर हाँ, सर जीएसटी से पहले वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स चलता था, गवर्नमेंट ने वैल्यू एडेड टैक्स को जीएसटी में कन्वर्ट किया है, बट उसका रीजन क्या था कन्वर्ट करने का? पहली बात तो यह है कि ये जो भावना ने बात कही है, पहले सिर्फ वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज और सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब मिला जुला के एक टैक्स बना दिया जीएसटी, सबको मिला के एक टैक्स बना दिया जिसका नाम है जीएसटी। तो जीएसटी सबका मिक्स है, एक बात। दूसरी चीज, जीएसटी का जो वो है, उसकी आत्मा है, वो है वैल्यू एडेड टैक्स की तरह, जो वैल्यू एडेड टैक्स में होता है वैसा ही जीएसटी में होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? कोई बता सकता है वैल्यू एडेड टैक्स किसको कहते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? सर इसे बैट भी कहते हैं ना सर? क्या कहते हैं? बैट सर। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को शॉर्ट में वैट कहते हैं। लेकिन ये वैट होता है, मतलब वैट दूसरे करों से, सेल्स टैक्स से फर्क कैसे है? मतलब वैट क्या चीज होती है? सर हम किसी प्रोडक्ट में जितनी वैल्यू ऐड करते हैं उसी में सिर्फ हमें टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, हम जिस प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू ऐड करते हैं उसी में हमें टैक्स देना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, कपास, मैंने किसान से कपास खरीदी और मैं क्या करता हूं, मैं उस कपास को जिनिंग करके उसका यान बनाता हूं, जिसको हम कहते हैं स्पिनिंग प्रोसेस कहलाता है, जिसके अंदर उसके धागे बनते हैं। तो धागे से फिर कपड़ा बिना जाएगा, वीविंग होगी, तो मैं यान बनाता हूँ। किससे? कपास से। तो कपास मैंने कितने खरीदा? 100 रुपए का खरीदा, और जब मैंने उसका यान बनाया, उसका धागा बनाया, तो वो 100 रुपए की चीज हो गई 150 रुपए की, मान लीजिए। तो जो 50 रुपए की मैंने उसमें वृद्धि की है, उसकी वैल्यू बढ़ाई है, उसकी मूल्य बढ़ाया, मुझे सरकार को जो जीएसटी देना है उस 50 पे देना है, मुझे 150 पे नहीं देना, मुझे उस 50 पे देना है। मुझसे मैंने यान बनाया, मुझसे एक दूसरी फैक्ट्री वाले ने उस यान को खरीदा और उसने फिर वीविंग मशीन में लगा के उससे कपड़ा बुना, कपड़ा बन गया। तो उसने 150 की जो मेरे से यान खरीदा, उसका उसने 210 रुपए का कपड़ा बनाया, मान लीजिए। तो 150 की चीज को उसने 210 का बना दिया, तो वो गवर्नमेंट को 210 पे टैक्स देगा।
ये सिस्टम जो कहलाता है इसको हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। जितनी हम कीमत बढ़ा रहे हैं उतना टैक्स हम कहते हैं। इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं। मैंने गेहूं उगाया, मैंने गेहूं बेचा। अगर गेहूं पे टैक्स होता, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैंने जो गेहूं बेचा, गेहूं तो मैंने कैसे बनाया, गेहूं तो मैंने उगाया है, तो उस गेहूं पर मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता। मैंने कितने रुपए गेहूं उगाया, मैंने 100 रुपए का गेहूं उगाया, तो मैं 100 रुपए पे गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। मेरे से गेहूं एक मिल वाले ने, आटा चक्की वाले ने खरीदा, बड़ी सी मिल है, आटा चक्की थोड़ी छोटी होती है, बड़ी मिल, वो उसको पीस के गेहूं को आटा बनाती है। उस वाले ने मेरे से 100 रुपए का गेहूं खरीदा और उसको पीस पास के उसने 130 रुपए का आटा बना दिया। उसने 30 रुपए कीमत बढ़ाई तो वो 30 रुपए पर टैक्स देगा। उससे फिर एक ब्रेड फैक्ट्री ने आटा खरीदा, 130 रुपए का आटा खरीदा, उसने उसको 200 रुपए की ब्रेड बना दी। ब्रेड उसकी 200 रुपए की बनी, उसने 130 की कीमत 200 कर दी, 70 रुपए बढ़ाया, तो 70 रुपए टैक्स देगा। तो मैंने 100 रुपए पे टैक्स दिया क्योंकि मैंने 0 से 100 किया। मैं 0 पे आ रहा हूँ, 0 होता नहीं है, ठीक है। दूसरे ने 100 से 130 किया तो 30 पे टैक्स देगा। तीसरे ने 130 को 200 किया तो 70 पे टैक्स देगा। तो जितनी जितनी हम उसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इसी सिद्धांत पर आधारित है। आज की डेट में मैं उसको वैल्यू एडेड टैक्स नहीं कहूंगा, मैं जीएसटी कहूंगा। 100 रुपए में मैं जीएसटी दे रहा हूं, वो 30 पे जीएसटी दे रहा है सामने वाला, और उसके जिसको उसने बेचा वो 70 पे जीएसटी दे रहा है। अब सवाल उठता है कि जीएसटी कौन सा जीएसटी? जीएसटी नहीं होता। जीएसटी 3 तरह के जीएसटी होते हैं। एक आईजीएसटी होता है, एक सीजीएसटी होता है और एक एसजीएसटी होता है। अगर मैंने जो अपना सामान है वो अपने प्रदेश में ही बेचा है, मैं एमपी में हूं तो मैंने एमपी के अंदर अंदर बेचा है, और मेरे सामान के ऊपर मान लीजिए 18% का जीएसटी है, तो अगर मैंने अपने ही प्रदेश में बेचा है तो मैं उसके अंदर 9% एसजीएसटी दूंगा, स्टेट का, राज्य का जीएसटी, सरकार स्टेट वाला एसजीएसटी दूंगा 9%। और 9% जो है मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा सीजीएसटी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जीएसटी है वो 3 तरह का हो गया। एक हो गया एसजीएसटी और एक हो गया सीजीएसटी। 3 तरह का टैक्स हो गया, ठीक है। और अगर मैंने ये सामान दूसरे प्रदेश को बेचा है, मैं एमपी में हूं, मैंने यूपी वाले किसी को बेचा, तो हो जाएगा वो आईजीएसटी। अगर मैं अपने प्रदेश में बेच रहा हूं तो इसको मैं कहता हूं विद इन स्टेट, अपने स्टेट में बेच रहा हूं, तो वो एसजीएसटी और सीजीएसटी कहलाएगा। लेकिन अगर मैं आउटसाइड स्टेट बेच रहा हूं, दूसरे स्टेट में आउटसाइड, तो आईजीएसटी लगेगी, आउटसाइड स्टेट। अगर मैंने आपको जीएसटी आपको दिया, मैंने कहा कि जीएसटी मान लीजिए 18% है उस सामान पे जो मैं बेच रहा हूं, तो जब एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा तो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% का एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आउटसाइड स्टेट बेच रहा हूं तो मेरे को 18% का आईजीएसटी लगेगा। मुझे सरकार आईजीएसटी लगाना पड़ेगा उस सामान पे, वो 18% लगाना पड़ेगा। लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी लगाऊंगा तो मैं आधा लगाऊंगा। तो जो भी जीएसटी का रेट होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा हो जाता है। आधा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, आधा स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और आईजीएसटी पूरा 18% लगता है। यूटीजीएसटी क्या होता है? जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से आए? यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ आया, दिल्ली आया, दिल्ली है ना, और दमन दीव आया, पौंडीचेरी आया। तो ये लोग जो हैं, ये एसजीएसटी की जगह ये इसको बोलेंगे यूटीएसजीएसटी, यूटीजीएसटी, दैट्स इट। तो वो डिपेंड करता है कि आपका राज्य की स्थिति क्या है। अगर वो एक यूनियन टेरिटरी है तो यूटीएसजीएसटी लगेगा,
और अगर स्टेट है एमपी की तरह, यूपी की तरह, गुजरात की तरह, महाराष्ट्र की तरह, तो SGST लगेगा। सर हाँ, अगर यूनियन टेरिटरी अंदर मतलब जो बिजनेसमैन है वो अंदर ही अंदर गुड्स का वो ट्रांजैक्शन करे तो उसमें क्या SGST और CGST लगेगा? नहीं, UTGST लगेगा? यूनियन टेरिटरी दिल्ली का एक व्यापारी दिल्ली के ही किसी को बेचता है तो उसके अंदर UTGST लगेगा और CGST लगेगा, उसको SGST नहीं बोलेंगे अपन, यस सर। उसको UTSGST बोलेंगे और CGST बोलेंगे। यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। और इसके अंदर GST में क्या होता है, चाहे वो UTGST हो, चाहे SGST हो या IGST हो, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। जब हम चीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं, परचेजेस में परचेज करने में हम उसको बोलते हैं इनपुट GST। मैंने इनपुट GST कहा, इनपुट GST का मतलब है अगर मैंने MP बेचने वाला, मैं बताता हूं आपको, अगर बेचने वाला MP का है, ये है सेलर MP का है और बायर भी MP का है, तो जब वो बेचेगा तो वो उसको बोलेगा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। और खरीदने वाला इसी चीज को, जिसको वो आउटपुट कह रहा है, खरीदने वाला इसी चीज को बोलेगा इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो जब आप परचेज की एंट्री करोगे तो परचेज की एंट्री में इनपुट आएगा और जब आप सेल्स की एंट्री करोगे तो आउटपुट आएगा। तो जब आप परचेज बोलोगे तो परचेज के अंदर आप इनपुट वर्ड यूज करोगे परचेजेस, और सेल्स के अंदर आप आउटपुट यूज करोगे, सेल्स के साथ आउटपुट आएगा। और अगर इसी ढंग से मैं दूसरी सिचुएशन लेता हूं, जो बेचने वाला है, सेलर जो है, सेलर MP का है, लेकिन जो बायर है वो बायर UP का, तो जो सेलर है वो बोलेगा आउटपुट IGST और जो बायर है वो बोलेगा इनपुट IGST। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट है, जो टैक्स जिसको MP का विक्रेता आउटपुट IGST बोल रहा है, उसको UP का क्रेता इनपुट IGST बोलेगा। तो ये सेल्स के साथ, अगर आउटसाइड स्टेट सेल, अगर आउटसाइड स्टेट सेल्स है तो इन आउटपुट IGST हो जाएगा, और आउटसाइड स्टेट परचेज है तो इनपुट IGST हो जाएगा। ऐसे ही चलेगा। Is that okay? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी का? और ये जो डिफरेंस है, चलिए ठीक है। सर इसमें GST पे कौन करेगा? हाँ, क्या चीज, क्या बायर या सेलर? मैं फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? GST पे कौन करेगा? सेलर करेगा या बायर करेगा? ठीक है, इसके अंदर अल्टीमेटली जो पे करने की आती है वो दोनों पर आती है, मैं बताता हूँ। यहाँ तक तो कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है ना? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बेसिक एंट्री बता रहा हूँ, ज्यादा एडवांस एंट्रीज नहीं बता रहा हूँ। एक है व्यक्ति A, ये MP से है। एक है व्यक्ति B, ये भी MP का।
और एक है व्यक्ति सी, ये जो है यूपी का। अब ये है कौन तीन लोग? ए उत्पादक है, मैन्युफैक्चरर है, उसने बी को सामान बेचा, तो ये हो गया मैन्युफैक्चरर, विक्रेता, ये बनाता है चीजों को। बी जो है वो ट्रेडर हो गया, वो खरीद के बेचते हैं। और सी जो है वो कंज्यूमर है, वो उसको वो उपयोग करना है। उसने यूपी का एक बंदा आके एमपी में खरीद के ले गया सामान अपने घर के, ऐसा मान के चलिए। ये कंज्यूमर, ये उसको इस्तेमाल करेगा। ये तीन लोग हैं। ए ने जो बी को सामान बेचा, तो उसने एंट्री की 10,000 का सामान बेचा, ठीक है, तो उसने एंट्री की बी अकाउंट डेबिट सेल्स कितने का सामान बेचा? 10,000 का बेचा। अब मैं यहाँ पर एक चीज ये मानकर चल रहा हूं कि जो सामान खरीदा या बेचा जा रहा है उसके ऊपर सरकार ने जो जीएसटी का रेट है वो 12% लगाया हुआ, ऐसा मान लीजिए। तो 10,000 का जब सामान बेचा तो 12% के हिसाब से 1,200 रुपए का हो गया, लेकिन वो एमपी के अंदर अंदर बेच रहा है, तो 12% जीएसटी की जगह हम वो लिखेगा टू आउटपुट बेच रहा है वो, आउटपुट बेचते समय आउटपुट CGST 6% कितना? 600 रुपए। 12% तो पूरा है ना, तो आधा आधा जीएसटी टू आउटपुट SGST 600, ऐसे लिखिए। और वो कहेगा बी से कहेगा आप मेरे को 11,200 रुपए दे दीजिए जीएसटी लेकर, 10,000 का सामान और 11,200 का जीएसटी, ये मिला जुला के आप मुझे को पेमेंट कर दीजिए, ऐसा ए बी को बोलेगा। बी ने जब ये सामान खरीदा, बी भी एमपी से ही है, तो बी जब ये सामान खरीदा है तो बी के लिए परचेजेस हो गई, तो बी करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, 10,000 से बी परचेज को डेबिट करेगा 10,000 से। वो इनपुट करेगा, इनपुट आ रहा है, इनपुट CGST कितने से? 600। इनपुट SGST 600। और बी को उसको कितने देने? ए को कितने देने? 11,200, जिसके अंदर सामान भी आ गया और जीएसटी भी आ गया, मिला जुला के 11,200। ये पेमेंट उसको करना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब यही सामान बी जो है सी को बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते 15,000 में बेच रहा है। तो बी जब सी को बेचेगा तो वो एंट्री करेगा सी अकाउंट डेबिट टू 15,000 बेचे, टू सेल्स, सेल्स कितनी की होगी? 15,000। यही सामान पूरा एज इट इज मान लो। टू आउटपुट, अब ये स्टेट के बाहर जा रहा है, स्टेट के बाहर आउटपुट IGST 12% 15,000 पे लगेगा, 12% 15,000 पे जाकर 1,800। तो सी से उसको कितना पैसा लेना है? 16,800। अगर मैं सामान्य भाषा में ही अगर आपको समझाऊं तो बी को गवर्नमेंट को बोल रहा है कि गवर्नमेंट को बोलेगा कि मैंने जो सामान बेचा उसके ऊपर 1,800 रुपए का मैंने टैक्स लिया है, और जब मैंने ये सामान खरीदा था तो मैंने 1,200 रुपए का टैक्स ऑलरेडी दे दिया था। तो बी को, सरकार को, ये जो दोनों का अंतर है 600 रुपए का टैक्स उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा बी को। तो यहां नीचे लिख देता हूं, बी वुड पे
बी देगा सरकार को 600 रुपए का टैक्स, क्योंकि वो इसमें एडजस्ट कर सकता है। उसने 1800, ये उसकी इनकम नहीं है, जीएसटी कभी भी आपकी इनकम नहीं होती, खर्चा नहीं होता। उसने वसूला है सी से, सी कौन है, यूज करने वाला, इस्तेमाल करने वाला है, तो सी से वसूला है 1800 का टैक्स, और खरीदते समय वो 1200 का टैक्स दे चुका है पहले ही। कौन, बी। तो बी कहेगा 1800 में 1200, सरकार कहती है 1800 में 1200 काट लो, और 600 रुपए का जो वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन कितना है अब आप चेक कर सकते हो। वैल्यू एडिशन 10,000 की चीज उसने बेची कितने में, 15,000 में, 5,000 का वैल्यू बढ़ाई है, तो 5,000 पे 12% के हिसाब से 600 रुपए होता है। 5,000 पे 12% 600 रुपए होता है, तो उसको सिर्फ 5,000 का जो वैल्यू एडिशन है उसी पे 600 रुपए उसको सरकार को देने, किसको, बी को देने। और अगर मान लीजिए, हाँ बोलिए बोलिए। तो खरीदते समय उसने 1200 रुपए दिए थे, पर बेचते समय 600 दिए। नहीं, आप है बी, आपने जब मुझसे सामान खरीदा तो 10,000 रुपए का सामान और 1200 रुपए टैक्स, आपने मुझे 11,200 रुपए दिए। समझ आ गई बात भावना? इतना आपको सामान 11,200 का पड़ा, जिसके अंदर दोनों को अलग अलग रखना है, आपको मिक्स मत कीजिएगा, टैक्स अलग रखिए उसको। आप ये कहेंगे कि 10,000 का सामान खरीदा जिसमें 1200 का आपने मुझे टैक्स दिया, इस हिसाब से आपने 11,200 रुपए दिए मेरे को। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। आपने वही सामान, 10,000 वाला सामान, आपने अंकिता पांडे को बेच दिया 15,000 रुपए, तो आपने वैल्यू कितनी बढ़ाई भावना? मीना, तुमने मुझसे 10,000 में सामान खरीदा और 15,000 में अंकिता पांडे को बेच दिया, कितनी वैल्यू बढ़ाई तुमने? 5,000 रुपए। तो माइक ऑफ है। हाँ, 5,000। तो 5,000 रुपए पे 12% के हिसाब से टैक्स कितना होता है? 600 रुपए होता है। तो आपने 600 रुपए दिया सरकार को, लेकिन उसकी एंट्री कैसे होगी? एंट्री ऐसे होगी, खरीदने पे जो आप टैक्स दोगे उसको इनपुट सीजीएसटी, अभी मैंने सेट, इसको कहते हैं सेट ऑफ करना। 1,800 रुपए में से आप 12, अच्छा मैं, अगर गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी आपने जो अंकिता पांडे को सामान बेचा उसपे तुमने 1,800 का टैक्स लिया, तुमने 1,200 रुपए का टैक्स खरीदते समय तुम पहले ही दे चुके हो, तो अंतर कितना है? 600 का। तो सरकार कहेगी आपको सिर्फ 600 रुपए का टैक्स देना है, और तुम चेक कर लो, ये वैल्यू एडिशन के हिसाब से भी 600 रुपए का टैक्स बनता है। आपने मूल्य जो बढ़ाया वो तो 5,000 का बढ़ाया, उस पर 600 रुपए का टैक्स बनता है वैसे भी, और सरकार भी आपसे 600 रुपए मांग रही है एडजस्ट करके। ये क्या करेगा? ए कह रहा है कि मैंने 10,000 की चीज बेची है, ए ने कुछ खरीदा है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं अभी क्या करें जरा, तो ए ने तो 1,200 रुपए का टैक्स लिया, तो ए सरकार को 1,200 रुपए देगा, क्योंकि ए की इनपुट नहीं है, ए की कुछ इनपुट नहीं है, ए की अगर इनपुट नहीं तो ए सरकार को 1,200 रुपए टैक्स देगा। तो सरकार को टोटल 1,800 रुपए मिल गए, 1,800 रुपए सरकार को मिल गए, 1,200 रुपए ए से मिल गए, 600 रुपए बी से मिल गए, और सरकार ने जो टैक्स लिया था वो तो 1,800 का ही लिया था, तो सरकार को 1,800 रुपए मिल तो गए ही है, और दोनों जगह से मिल गए उसको, 1,200 रुपए ए से मिल गए और 600 रुपए उसको बी से मिल गए। सर 18% हो गया, 12% ही तो हुआ, 12% हुआ। किस चीज का 12% जोड़ोगे भाई साहब? कस्टमर ने कितने में खरीदा उसका, कस्टमर ने वो सामान कितने में खरीदा? 15,000 में, 15,000 में खरीदा ना कस्टमर ने, आखिरकार वो सामान बाजार में जाकर कितने का बिका? 15,000 का। तो जो आखिरी, जिसको फाइनल गुड्स कहते हैं, अंतिम मूल्य है उस प्रोडक्ट का, अंतिम मूल्य वो बोला जाता है जिस मूल्य में उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है वो खरीदता है, उसको अंतिम मूल्य बोलता है। अंतिम मूल्य 15,000 है, तो ये अंतिम मूल्य जो 15,000 है, इसके ऊपर अगर मैं 12% से देखता हूं तो 1,800 रुपए बनते हैं, तो टैक्स तो 1,800 ही लगा है, टैक्स तो 1,800 ही लगा है 15,000 का, लेकिन वो सी ने जो उसने उपयोग किया वो नहीं दे रहा है, उसके पास जो सामान आ रहा है वो पहले ही सरकार ले चुकी है, उसको वो सामान, सी को घर में आकर वो सामान पड़ा कितने का, सी ने कितना पेमेंट किया? 16,800। तो सी को कहा जा रहा है भाई ये रहा आपके पास सामान 16,800, खत्म बात। सी की जेब,
अल्टीमेटली आखिरकार ये पैसा टैक्स का भरने वाला कस्टमर कौन है? कस्टमर है, जो सामान को यूज कर रहा है। उसको 15,000 की चीज 16,800 में पड़ी है, और ये पैसा सरकार को कौन दे रहा है? ए और बी, जो बिजनेसमैन है वो दे रहा है, बिजनेसमैन दे रहे हैं। लेकिन ये पैसा आखिरकार किसकी जेब से जा रहा है? कंज्यूमर की जेब से जा रहा है, कंज्यूमर ही दे रहा है। लेकिन सरकार को वो पैसा बीच के जो लोग हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, उत्पादक हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो एजेंट हो, कोई भी हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, थोक विक्रेता हो या खुदरा व्यापारी हो, कोई भी हो, वो लोग दे रहे हैं। कस्टमर नहीं दे रहा सरकार को वो लोग दे रहे हैं, लेकिन जेब से वो कस्टमर के पड़ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि जीएसटी, इसको डेस्टिनेशन टैक्स कहते हैं। लक्ष्य मतलब जो आखिर डेस्टिनेशन है, जहां वो प्रोडक्ट का जाके इस्तेमाल हो जाएगा, वो आगे नहीं बिकेगा, वहां खत्म हो जाएगा। वहां पे जो उसको जहां पे जाके उस प्रोडक्ट की का जीवन समाप्त हो रहा है, जहां पे उसको खत्म यूज हो जाना है, वो देना, अल्टीमेटली उसको टैक्स देना। और आप आगे बेचते जाएंगे, जब तक आप बेचते जाएंगे तब तक वो टैक्स आगे बढ़ता जाएगा। आखिरकार उसकी जेब पे आएगा जो उस चीज को खरीद रहा है। आप ये पेन अगर खरीद रहे हैं तो आप जीएसटी दे रहे हैं। आप कौन है? आप तो बेचेंगे नहीं, आप तो यूज करेंगे उसको, आप जीएसटी दे रहे हैं। तो इसको कहते हैं कंज्यूमर इसका टैक्स देता है, और कोई नहीं देता। बी ने 1800 लिए सी से, 1200 रुपए वो ए को दे चुका है, 600 उसने सरकार को दे दिए। बी को ना कुछ मिला, ना बी की जेब से कुछ गया। ए ने 1200 रुपए का टैक्स दिए सरकार को, तो वो बी से ले रहा है, तो ए की जेब से ना कोई टैक्स मिला, ना उसने कोई टैक्स दिया। वो तो जो दे रहा है 1200, वो बी से ले रहा है। बी जो ए को दे रहा है वो सी से ले रहा है, और जो सरकार को अलग से दे रहा है वो भी सी से ले रहा है। तो ए और बी की जेब से थोड़ी कुछ गया, वो तो कंज्यूमर को ही गया। ऐसा ये है जीएसटी का। सर, ये ए और बी जो टैक्स मिला वो तो खुद के पास भी रख सकते हैं? नहीं, वो उनको बिल बनाना पड़ेगा, उनको सरकार को एक टाइम पर टैक्स देना पड़ेगा। सर सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू किया था सर? क्या कह रहे हो? जीएसटी सबसे पहले सर किस देश में लागू किया? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? जीएसटी सबसे पहले किस देश में सर लागू किया, कर लागू किया सर? किस देश ने लागू किया? किस कंट्री में सर? ये देश तो देखना पड़ेगा मेरे को, ये कई देशों में है सिस्टम ये, फ्रांस या रसिया सर शायद ऐसा। और फ्रांस इसके अंदर अलग अलग रेट्स अलग अलग हैं, दर अलग अलग हो सकती है, तरीके थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। सर, ये लेकिन 18% है ना? नहीं, सब पे नहीं है 18%, किसी पे 5% भी है, किसी पे 8% भी है, 10 भी है, 12 2-3 रेट्स है, मुझे देखना पड़ेगा। 2-3 रेट्स है, सिर्फ 18 नहीं है, कुछ में कम भी है। सर क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा ना? आपको क्वेश्चन में हमेशा रेट दिया रहेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं किस पे कितना है, आपको क्वेश्चन में रेट हमेशा दिया रहेगा। अब ये जो बी ने 1800 जो टैक्स लिया है और 1200 जो टैक्स दिया था, उसको जो एडजस्ट करके वो 600 रुपए जो सरकार को दे दी है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ, टैक्स का सेट ऑफ। मैंने अभी आपको सेट ऑफ की एंट्री नहीं बताई, इसकी भी एंट्री होती है, वो मैं नहीं बताया, उसमें इनपुट आउटपुट अकाउंट बंद हो जाता है, तो एक बड़ा डिटेल टॉपिक है वो, तो मैंने अभी आपको बेसिक एंट्री बताई है। फिलहाल के लिए इतना ही रखिए उसको, फिर जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे देखिए। तो इसके अंदर हमारे पास मूलतः ये वाली एंट्रीज हमें करने की आवश्यकता पड़ती है। इज दैट ओके? यहाँ तक किसी का Yes, कुछ sir. क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये जीएसटी के पैसे का सरकार क्या उपयोग करती है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कह रहे हैं, फिर से बोलो। सर ये जीएसटी से जो पैसा आता है उसका सरकार क्या यूज करती है? हाँ, अभी हमने उसके पहले यही सब चर्चा कर रहे थे कि सरकार क्या यूज करती है। सरकार का काम ये सब आपको पुलिस की सुविधा दे, आपको अस्पताल बनाए, आपके लिए स्कूल बनाए, आपके लिए सड़कें बनाए, सड़कों पे लाइट लगाए, आपको जो सहूलियत दे, जो सरकार चलती है और सरकार का काम धाम है, व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं करने का काम है सरकार का। यस सर।
ठीक है, ये है काम भाई। काम तो बहुत सारे हैं करने के लिए, ठीक है। अब वो करती है कि नहीं करती वो अलग बात है, लेकिन काम तो करने के लिए बहुत है। सरकार तो जो कुछ चाहे कर सकती है। आप पे भी खर्च कर रही है सरकार। यस सर। हाँ, ये भी है, ये भी है बड़ा, ठीक है। अब वो अंशुल राठौड़ का कहना है भाई सरकार सिर्फ बेवकूफ बनाती है, तो अब मैं कैसे कह सकता हूँ। अंशुल को कुछ अनुभव हुआ होगा। अंशुल, क्यों ऐसा क्यों लग यस रहा सर, है? सही है ये। क्यों लग रहा है तुमको ऐसा? सर करप्शन बहुत ज्यादा है ना। सरकार किसी काम के लिए 10 लाख रुपए देती है तो आते आते 2 लाख ही बचता है, और फिर भी 2 लाख भी वो जो है सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता है उसकी वजह से। हाँ, ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। ये तो है, दुरुपयोग तो हो रहा है पैसे का। आपका जो टैक्स का पैसा है वो सारा कायदे में खर्च हो रहा है, ऐसा तो नहीं। सर टैक्स से बहुत ज्यादा पैसा आता है। क्या चीज? टैक्स से बहुत ज्यादा पैसा आता है। बहुत ज्यादा पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सरकार के पास, सरकार किसी भी देश की सबसे अमीर चीज वही होती है, सबसे पैसा सरकार के पास में ही है। बस क्या हुआ, सही वो इस्तेमाल करे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर। अब यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, और क्या क्वेश्चन आपको पूछना है जीएसटी? मेरे अभी तक के जो आपके डाउट थे वो सारे शायद क्लियर हो गए। कल कुछ डाउट्स बच गए थे, वो भी आज मैंने बताने की कोशिश की है। हाँ जी, बताएं, मेरे को कोई किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछिए। सर जीएसटी से पहले हमारे देश में, क्या कह रहे हो? जीएसटी से पहले हाँ, सर कौन सा टैक्स लगा? सेल्स टैक्स था, सेल्स टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, अलग अलग नाम के टैक्सेस थे। जैसे आप पिक्चर देखने जाते थे तो आप एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कर देते थे, है यस ना? सर। तो आप जो है उसको मनोरंजन कर देते थे जब आप जो है वो पिक्चर देखने जाते सर मनोरंजन करने का भी टैक्स लगता था। हाँ, डेथ पे भी, मृत्यु होने पर भी टैक्स लगता है ना? जब से आप दुनिया में आते हैं, कहते हैं ना, एक किसने कहा है कि 2 चीजों से नहीं बचा जा सकता, मृत्यु से और टैक्स से। ये 2 चीजें जो है बिल्कुल अविभाज्य हैं। ये मतलब आपके जीवन के, जब आप दुनिया में आए हैं और जब तक आप रहेंगे, इन दोनों से आपको वाबस्ता होना पड़ेगा। आप इन दोनों से